हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं। सिविक्स में लास्ट जो मेरी वीडियो रही थी उसमें मैंने आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया था। तो पहले की वीडियो आप सारी देख लीजिए, फिर आज की वीडियो देखिए। आज की वीडियो में आपको मैं प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाऊँगी और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिविक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 2 या 4 लेक्चर, मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं तो हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिविक्स में आपकी जल्दी जल्दी करवा दूँ। कल थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं आपके लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मैं शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो है, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो गई है। बैंकिंग से मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर को, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। उसकी भी अलग अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। चलिए, वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जो है आपके अनुच्छेद 74 में इनका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 74 में जो है आपको प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ देखने को मिलता है। इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए योग्यता होनी चाहिए कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का ये सदस्य होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। चुनाव चयन कैसे होता है? बहुमत दल प्राप्त दल का नेता होना चाहिए, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। मेनली लोकसभा को ही ये मानते हैं, ठीक है। तो बहुमत प्राप्त होने वाला चाहिए, जो दल का नेता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इनकी इतनी ही योग्यता है। बाकी जो योग्यता है बहुत बड़ी बड़ी दी होती है कि 3-4 लाइनों में होती है। सिर्फ इनकी इतनी ही है कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और बहुमत प्राप्त दल इनके पास, दल का नेता होना चाहिए। शपथ कौन दिलवाता है इनको? प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर इस्तीफा भी देना है प्रधानमंत्री ने तो किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है, ठीक है। और कार्यकाल कितना रहता है प्रधानमंत्री के लिए? 5 वर्ष का रहता है। वेतन कितना होता है प्रधानमंत्री का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सांसद के रूप में जो है वेतन होता है। आपको मैंने राष्ट्रपति का भी वेतन बताया था, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि राष्ट्रपति का वेतन मैंने आपको कितना बताया था, ठीक है। तो लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो एक सांसद के रूप में ये वेतन पाते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने आपको मंत्री परिषद यानी कि मंत्री 3 प्रकार की होती है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। शुरू की वीडियो आप देखिए, वहाँ मैंने आपको मंत्री परिषद 3 प्रकार के बताए हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें ये आपको बताया गया था कि जो मंत्री परिषद है यानी कि जो मंत्रीगण हैं उसकी संख्या जो होगी, लोकसभा विधायिका जो होगी, संसद की 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। जो लोकसभा की है ना, लोकसभा के जो सांसद होंगे, सांसद ही कहेंगे, लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनकी 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। और ये सब चीज़ आपको कहाँ बताई गई है? 91वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में आया था, ठीक है। अब जान लेते हैं हम कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट के बारे में, राज्य मंत्री स्वतंत्र के बारे में और राज्य मंत्री के बारे में। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ और बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। स्टार्टिंग वीडियो देखिए जब सिविक्स स्टार्ट की थी मैंने। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं गाइज, ये बड़े डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। इनका उच्चतम रैंक होता है। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगी, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले की वीडियोस देखिए, ठीक है, फिर आज यहाँ पर आइए। बड़े डिपार्टमेंट में ये पाए जाते हैं, इनका उच्चतम रैंक होता है। क्योंकि जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको आप बताऊंगे तो उनको बोरियत लगेगी। आप वो वीडियो देखिए, टाइम को हम वेस्ट नहीं करना है हमने बार बार उस चीज़ को करके। तो ये बड़े डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री। इनका उच्चतम रैंक होता है। अपने विभाग का फैसला लेने में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैसे है, वीडियो देखिए। स्टेट मिनिस्टर के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री का क्या होता है, सहायक होता है और निर्णय लेने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता है। इसको कैबिनेट मंत्री की परमिशन चाहिए होती है, जो राज्य मंत्री होते हैं। स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये छोटे विभागों में लगाया जाता है, ये भी अपने विभाग में निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। सिर्फ छोटे विभाग की यहाँ बात की जा रही है और यहाँ पे बड़े विभागों की बात की जा रही है।
ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट आ गया सिर्फ छोटे विभाग में है। स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपने फैसले लेने में मतलब सक्षम है, ये अपने आप ले सकता है। डिटेल में पहले की वीडियो देखिए, और शुरू शुरू में लगा लीजिए पहली या सेकंड वीडियो में मैंने आपको सब समझा दिया था, प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बताया, आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री जो है आपके अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बहुमत प्राप्त जो है इसका दल का नेता होना चाहिए, राष्ट्रपति जो है इसको ही शपथ दिलाता है, और इससे अगर आपको इस्तीफा देना है प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देना होता है। और साथ ही साथ जो है कि अगर इसके वेतन की बात करें तो एक सांसद के रूप में जो है प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं, और होप सो आपको क्लियर हो भी गई होंगी और आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। अपने नोट्स आप साथ साथ रेडी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संसद की बात करें, ये थोड़ा कट हो गया है, संसद, यहाँ पर संसद आएगा। संसद में दो सभाएं होती हैं, सबको पता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जो विवरण है आपको अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है, और लोकसभा का विवरण आपको अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको जो है याद होने चाहिए, जितने भी मैंने अब तक करवाए हैं। एक और अच्छी आपको न्यूज़ देनी है कि 6 क्लास की जो सिविक्स है वो तो मैं करवाऊंगी ही, 7th की भी करवाऊंगी। मैं आपको 6 से लेकर 10th की सिविक्स करवाऊंगी, 6 से 10th, 6 से 12th, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है प्रॉपर, तो 6 से 12th आपको मैं हिस्ट्री करवाऊंगी। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनेगी। ज्योग्राफी भी करवाऊंगी आपको 6 से 10th तक की, इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगी मैं आपको, करवाऊंगी सब, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, अभी चैनल मैंने बनाया है, टाइम लगेगा, कंटेंट रेडी है, लेकिन उसमें ऐड ऑन भी तो करना है ना। ठीक है, तो ये आपको सब करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिए संसद की बात करते हैं। संसद का क्या है, राज्यसभा और लोकसभा इसमें होती है। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का विवरण देखने को मिलता है, और लोकसभा का आपको अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। जो राज्यसभा है गाइस, ये आपका ऊपरी सदन है, लोकसभा आपका निम्न सदन है। राज्यसभा एक तरह का द्वितीय सदन है, लेकिन लोकसभा आपका प्रथम सदन है। ये डिफरेंस है। आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि प्रथम सदन किसको कहते हैं संसद में, तो लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो निम्न सदन कौन सा है आपका, लोकसभा है। ऊपरी सदन आपका राज्यसभा है, द्वितीय सदन भी राज्यसभा है। वृद्धजनों सदन, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब वृद्धि रहते हैं, ऐसे इसको दी गई है। जैसे अगर सदन की बात की जाए कि लोकप्रिय सदन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकप्रिय जो सदन है आपका लोकसभा है, लोकप्रिय लोकसभा। स्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा क्या है आपका स्थायी सदन है, लेकिन जो लोकसभा सदन है ये आपका अस्थायी सदन है। इंपॉर्टेंट है। और स्थायी सदन कैसे हो सकता है कि हर 2 वर्ष के बाद जो है इसमें 1/3 जो सदस्य हैं आपके रिटायर हो जाते हैं। किसमें, राज्यसभा में। हर दो वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं आपके रिटायर हो जाते हैं, और ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है वो तो आपका रहता है 6 वर्ष, और लोकसभा का रहता है 5 वर्ष। ठीक है, इतना आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब मेंबर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लोकसभा आपका जो है अनुच्छेद 81 में विवरण मिलता है, और राज्यसभा का 80 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जो है याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो भी गई होंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको लेक्चर दूं और मैं चली जाऊं, वो तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है। टास्क ये होता है कि सामने वाले को याद करवाना, बार बार चीज़ों को करेंगे तब याद होगा। बहुत सारे इसमें हाउस वाइफ भी हैं, बहुत काम होते हैं, मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ। तो देखिए मैं भी घर का काम करती हूँ, सारे काम करती हूँ मैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बार बार आप उस चीज़ को करते रहेंगे तो आपकी वो चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि बहुत बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं आपके 250। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो आपके 250 हैं। प्रेजेंट में मेंबर्स कितने हैं, वहाँ पर 245 हैं, 5 मेंबर कम हैं। इलेक्टेड मेंबर, क्वेश्चन कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 233 हैं निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर्स 233 हैं। नॉमिनेटेड आपके 12 हैं।
ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए सदस्यों का भी, बहुत ज़रूरी है ये जानना आपके लिए कि मैक्सिमम सदस्य कितने हैं 250, पर प्रेजेंट में कितने होते हैं 245 बैठते हैं, इलेक्टेड मेंबर 233 और नॉमिनेटेड है आपके 12। इसी तरह हम लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर हैं आपके 552, प्रेजेंटली मेंबर हैं आपके 545, इलेक्टेड मेंबर जो आपके आते हैं इससे थोड़े से दो कम ही हैं 543, और नॉमिनेटेड की बात करें तो दो। ठीक है, तो नॉमिनेटेड की बात करें तो दो, यहाँ पे आपके 12 हैं। इतने सदस्य जो हैं आपके लोकसभा में हैं और इतने सदस्य आपके राज्यसभा में हैं। ठीक है, यहाँ 81 अनुच्छेद है, यहाँ पे 80 है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसका 6 वर्ष का है। ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। यहाँ पर 1/3 जो है सदस्य है हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और यहाँ पर अस्थायी सदन है। ये लोकप्रिय सदन है, लोकसभा लोकप्रिय। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको जो है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया, और आपको मैंने ये भी बताया कि कितने सदस्य हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए, और कुछ नाम जो हैं आप अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं, देखते हैं। इसके जो सभापति हैं, मतलब राज्यसभा के जो सभापति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। उपसभापति का आपको नाम पता होना चाहिए, आप चाहे गूगल कर लीजिए, हरिवंश नारायण आर्य, नाम याद होना चाहिए। उपसभापति का क्या नाम है, हरिवंश नारायण आर्य, और सभापति का नाम है वेंकैया नायडू। सदन नेता का नाम पूछा जाए तो पीयूष गोयल है, विपक्ष नेता का पूछा जाए तो मल्लिकार्जुन है। ठीक है, अगर हम इसी तरह लोकसभा की बात करते हैं तो जो पदाधिकारी अध्यक्ष हैं वो हैं OM बिरला। सदन नेता है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और विपक्ष नेता की बात की जाए तो अधीर रंजना चौधरी। नाम याद होने चाहिए सबके सब, जो मैं आपको जितने भी आपको नाम बता रही हूँ ये सब आपको नाम जो है याद होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे लोकसभा के पदाधिकारियों के मतलब उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, विपक्ष नेता कौन कौन से हैं, और राज्यसभा में आपके आएंगे सभापति, उपसभापति, सदन नेता कौन से हैं, और विपक्ष नेता की कौन से हैं। 4 नाम आपको क्या है, याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं, बस ये लास्ट है हमारा। इनके कार्य क्या क्या हैं। राज्यसभा मतलब कि राज्यसभा अर्थ पूछा जाता है राज्यों की सभा, क्या कहते हैं इसको हम, राज्यों की सभा। और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोगों की सभा। लोकसभा लोगों की सभा। राज्यसभा में आपके क्या क्या काम होते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है राज्यसभा में लाया जाएगा। भारतीय सेवाएं जितनी भी हैं उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो प्रस्ताव है आपको राज्यसभा में देखने में लाया जाएगा। राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची में शामिल करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं, आपको मैंने सूचियाँ पढ़ाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, किसी भी विषय को अगर आपने संघ सूची में इंक्लूड करना है तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, तो कहने का भाव यहाँ पर ये है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि अगर धन विधेयक के बारे में अंतिम शक्ति भी किसके पास होती है। धन विधेयक की अगर अंतिम शक्ति की बात की जाए तो वो लोकसभा के पास होती है। यदि धन विधेयक लोकसभा के पास ना होने के बाद जो होता है राज्यसभा के पास जाता है। शक्ति जो होती है वो आपकी लोकसभा के पास होती है, लेकिन अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है लोकसभा के द्वारा तो वो राज्यसभा के पास चला जाएगा, और 14 दिन तक ही उसको विचार करने का मौका मिलेगा राज्यसभा को। ये नहीं है कि अपने ताउम्र अपने पास रख लेगा, नो। विचार करने के लिए वो अपने पास उस चीज़ को, धन विधेयक को रख ही लेगा, नो। 14 दिन का उसको मिलता है टाइम कि 14 दिन तक जो है राज्यसभा ने इस पे कुछ ना कुछ अपना विचार देना है। ठीक है, सबसे पहले जो शक्ति है वो लोकसभा के पास आती है, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं राज्यसभा के पास। ठीक है, 14 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये इनके कार्य होते हैं, ये कार्य भी आपको क्या है, याद होने चाहिए। तो वीडियो कैसे लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे आप कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सब्सक्राइब के थ्रू ही हो सकता है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है
ताकि आपको मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस मिलें उसकी जो नोटिफिकेशन है ना आपको टाइम टू टाइम मिलती रही, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। क्योंकि मैं आपको पता है कि हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स चल रही है, सिविक्स चल रही है, सिविक्स कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। इकोनॉमिक्स होगी, हिंदी होगी, फिर आपको हिस्ट्री भी करवाऊंगी। दक्षिण भारत का इतिहास यानी कि जो साउथ हिस्ट्री है वो मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी, ठीक है। आप सबको पता है कि टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, और वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री भी करवा रही हूँ। प्राचीन इतिहास समाप्त होने वाला है, मध्यकालीन इतिहास भी वहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर मैं आपको जो करवा रही हूँ एमसीक्यू। इकोनॉमिक्स के ज़्यादा आ रही हैं वीडियोस, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ तो आपका कुछ क्लियर होगा ही। क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू भी कुछ ना कुछ मैंने करने की कोशिश करी है, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आप नहीं सीखेंगे क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं क्वेश्चंस में भी समझाने की कोशिश करूँ कि आपको वर्थ रहे, कि अगर वो जो वीडियो है अगर 20 मिनट्स की भी है ना तो वो आपके लिए वर्थ रहे, कि उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो आप उसको स्किप कर दें, नो। उस वीडियो में भी मैंने आपके साथ कुछ ऐसा जस्टिफाई किया है कि आपको चीज़ समझ आए, ठीक है। याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, मुश्किल जिसको हम आसान बनाएंगे, साथ मिलकर करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्यार देते रहिए सब्सक्राइब के थ्रू, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एजुकेशनल ग्रुप है उसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।